दोस्तों, इस क्यूआर कोड को आप जो है अपने मोबाइल में लीजिए और विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। एनसीईआरटी कोर्स क्लास 6 से 12 तक, जिसमें विज्ञान 6 से 10 तक, इतिहास, भूगोल और पॉलिटी 6 से 12 तक, समाजशास्त्र 11-12 का और इकोनॉमिक्स 9, 10, 11, 12 मिलेगा। फीस है 2499 रुपया और इसकी वैलिडिटी है 1 साल की। तो दोस्तों, देर किस बात का, मोबाइल उठाइए और ये क्यूआर कोड डाउनलोड करिए और एनसीईआरटी कोर्स 1 साल तक 1000 घंटे पढ़िए। विश्वास लर्निंग ऐप आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स लेकर आया है। वैसे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जीएस प्रीलिम्स का कोर्स है। आप ये बुक्स देख रहे हैं, सारे ऑथेंटिक बुक्स पर आधारित ये कोर्स है और आप इतने अच्छे कोर्स के लिए इंतज़ार मत करिए और ये क्यूआर कोड जो है उसको अपने मोबाइल में लीजिए, विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और मात्र 2499 रुपया में 1 साल के वैलिडिटी पर इस ऑथेंटिक किताब को जो है आप अपने जेहन में उतारिए और 2025 के जीआईएस के प्रीलिम्स परीक्षा में सफल होइए। तो आज हम लोग देखेंगे भारत के संवैधानिक विकास में पार्ट 6 है अपना 1919 से 1937 के बीच। तो 1919 का एक्ट हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए हैं। तो अब इस बीच में एक्ट के रूप में 1935 आएगा, लेकिन 1935 इतना बड़ा है कि ये 2 लेक्चर आपको लगेगा केवल 1935 पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सबसे पहले ये श्वेत पत्र के रूप के चीज को समझिएगा। जिस समय पलासी का युद्ध लड़ा जा रहा था उसके पहले जो सेठ अमीचंद था, वो जब सारा प्लानिंग हो गया षड्यंत्र का, तो अंत में वो अपने बात से मुकर गया। बोला 1 लाख रुपया अगर हमको आप नहीं दोगे तो हम जाकर के नवाब को बता देंगे। तो अब क्लाइव तो उस वक्त गवर्नर था नहीं, क्लाइव एक क्लर्क था उसमें कंपनी में। क्लाइव गया जब उस समय के गवर्नर से बात करने के लिए, तो गवर्नर मना कर दिया कि नहीं, हम घूस उसको नहीं देंगे। तो क्लाइव 2 चिट्ठी तैयार की, एक व्हाइट था और एक रेड था। व्हाइट लेटर जो था उसमें सब बात सही सही लिखा हुआ था, जिसमें 1 लाख रुपया नहीं देंगे वो भी लिखा हुआ था, और वो गवर्नर को दिया कि आप इस पे साइन कर दीजिए। तो गवर्नर जब देख लिया कि उसमें नहीं है लिखा हुआ तो साइन कर दिया। और एक लाल चिट्ठी था जो क्लाइव अपने लिए तैयार किया था अमीचंद को देने के लिए, उसमें लिख दिया कि 1 लाख रुपया देंगे और क्लाइव फॉल्स सिग्नेचर कर दिया गवर्नर। जब युद्ध समाप्त हुआ तो युद्ध क्या, षड्यंत्र समाप्त हुआ, कहिए पलासी की लड़ाई कोई लड़ाई है नहीं। तब सेठ अमीचंद आया 1 लाख रुपया मांगे। तो क्लाइव कहा कि कहाँ लिखा है, दिखाओ। तो वो लाल वाला लेके आया, तो कहा नहीं, ये व्हाइट पेपर जो है ये सरकारी होता है। तो वहीं से सरकारी पेपर को कहा जाने लगा व्हाइट पेपर। ये मत समझिएगा कि उजला कलर का पेपर है। तो जब भी किसी सरकार को आपको बैकफुट पे लाना हो तो आप उसको एक लाइन कहिए कि व्हाइट पेपर जारी करो। देखिएगा विधानसभा में हमेशा विपक्षी दल मांग करता है, यानी व्हाइट पेपर का मतलब हुआ कि वो सरकार का पेपर होगा, यानी वो ऑथेंटिक हुआ, उस पर सिग्नेचर सही होगा उस विभाग के सेक्रेटरी का, मंत्री का, जिससे कि आप उसकी ऑथेंटिसिटी को पकड़ सकते हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने, अब देखिए कैसे समझिएगा, 1933 में श्वेत पत्र के माध्यम से नए बिल की रूपरेखा प्रस्तुत की। यानी वहां के पार्लियामेंट में भी सरकार को घेरा जाने लगा था कि आप जो है एक नया बिल क्यों नहीं लेकर के आ रहे हैं। इस लाइन के बाद देखेंगे कारण कि इसको लाने के पीछे क्या कारण था।
इस रूपरेखा पर विचार करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो, जो उस समय भारत का वायसरॉय था, इसीलिए आपको बार बार क्वेश्चन आएगा कि जिस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित किया गया था, उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो ड्राफ्ट करके लिनलिथगो को यहां भेजा। लिनलिथगो अध्यक्ष था, उसके नीचे 3-4 लोगों की कमेटी थी। कौन वाली? वायसराय की कार्यकारिणी वाली 5 जो लोग। वहां कहा गया कि आप इस पर विचार करिए। तो संयुक्त समिति के रिपोर्ट के आधार पर, जो लिनलिथगो वाली कमेटी थी, उसके रिपोर्ट के आधार पर संसद में इसको पारित किया गया और 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट इसको अनुमति दिया और इस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमारे सामने आया। जब हम कहते हैं कि इसके अधिकांश अनुच्छेद हम अपने भारतीय संविधान में लिए थे, तो देख लीजिए इसमें कुल 321 अनुच्छेद, यानी उस समय इसको अनुच्छेद ना कहें, धारा कहें तो अच्छा होगा, लेकिन 321 धारा होने के कारण हम 395 लिए हैं अपने संविधान में, यानी मैक्सिमम यहीं से लिए हैं। इसमें 14 भाग था, तो ठीक तो है, 22 भाग हम लोग लिए और इसमें 10 अनुसूचियां थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उल्टा हम लोग उस समय 2 अनुसूची कम ही रखे थे। तो क्या देख रहे हैं आप कि यही मेन एक्ट है जिसके आधार पर हमारा अपना भारतीय संविधान को ड्राफ्ट किया गया है। ठीक है, बस इसमें जो जोड़ा गया वो फंडामेंटल राइट्स है, मोटा मोटी समझना है, नागरिकता है, ठीक ना, संघ और उसके राज्य क्षेत्र है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। अब बाकी जो वायसराय वर्ड लिखा होगा उसको हम राष्ट्रपति करेंगे, ठीक ना। जहां वायसराय को ताकत ज्यादा दिया होगा, राष्ट्रपति को हमको कम करना होगा, तो मंत्रिपरिषद के सलाह पे काम करेगा। वहां लिखा होगा अवहेलना कर सकता है। तो इन्हीं सब चीजों को एक तरह से मॉडिफाई किया है। तो इस प्रकार से हमारा संविधान का ये मेन बेस है। अब देखते हैं कि आखिर 1935 के एक्ट को पारित करने के पीछे क्या कारण। तो आपको एक कारण पहले ही बता चुके हैं कि हमेशा कहना है कि पिछला एक्ट से भारतीयों में असंतोष की भावना थी। तो 1919 के अधिनियम से भारतीयों में असंतोष की भावना थी। दूसरा, 1919 के एक्ट के आधार पर जब 1921 में चुनाव हुआ, तो अंग्रेज या ब्रिटिश सरकार ये सोचकर चुनाव करवाया था कि अब भारतीय राजनीति में एक नया चेहरा गांधी आ चुका है, जिसने असहयोग आंदोलन में एक भारतीय जनता का मन जरूर जीत लिया है। हमेशा ध्यान रखना है कि विरोध भी होगा, समर्थन भी होगा। समर्थन ज्यादा है तो वो लोकप्रिय है, और कई बार विरोध भी ज्यादा है तो लोकप्रिय है, क्योंकि क्यों कर रहा है उसका विरोध इतना। तो ये जो है स्वराज दल एक हो गया और गांधी एक नए सितारा के रूप में आ गए। तो उनको लगा कि 1921 के चुनाव में ये दोनों आपस में ही भिड़ जाएगा चुनाव के समय, तो फिर हमको मजा आएगा, यानी कि देश आजादी के लिए जो है दोनों अपना रास्ता अलग चुन लेगा। गांधी इस बात को बेहतरीन जानते थे। जब भी आप उनका तुलना करिए, पढ़ाए हैं आपको मॉडर्न इंडिया कि अभी कुछ भी है तो लाल बाल पाल को ले लें तो उनकी लोकप्रियता, या मोतीलाल नेहरू को ले लें, अगर हम किसी को भिड़ाएंगे उनके सामने कोई कैंडिडेट, तो हमारा कैंडिडेट नया है। सारे सीट पे गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो हमारा कैंडिडेट नया है, और उल्टा हम दोनों आपस में जो है भिड़ जाएंगे तो आजादी का रास्ता अलग चला जाएगा। तो गांधी क्या कहे कि कांग्रेस इस चुनाव में भाग नहीं लेगा। नतीजा क्या हुआ कि स्वराज दल बहुमत के आधार पे केंद्रीय विधानसभा में चुनाव जीतकर चला गया। तो स्वराजवादियों की भूमिका, ये एक लाइन यहां से निकालेंगे कि वो वहां जा करके वायसराय के हां वहां नहीं मिलाया, उसके हर बिल पर
ये अड़ंगा लगाया। आप देख लीजिए, साइमन कमीशन का रिपोर्ट आया, तो उस रिपोर्ट के विरोध में जो रिपोर्ट लेकर आया वो गांधी एंड टीम नहीं थे, वो मोतीलाल नेहरू एंड टीम थे जो स्वराजवादी थे। तो स्वराजवादियों ने भी कम योगदान नहीं दिया है, लेकिन यही जो अवरोध की नीति इनकी बार बार रही, उसको ध्यान में रखते हुए ये लोग और विस्तारीकरण करना चाह रहे हैं, और सीट बढ़ाओ जिससे कुछ और दल के लोग चुनाव जीत कर आए, तो उनमें आपस में विभेद होगा तो हम अपनी बात कर पाएंगे। तो दूसरा कारण ये साइमन कमीशन आया तो था इसी के लिए। साइमन कमीशन के आने का कारण क्या था? तो भाई 1919 के एक्ट में कहा गया था, जो आपको पढ़ाए हैं, कि हर 10 साल पर हम रिव्यू करेंगे और एक नया एक्ट लेकर आएंगे। तो 1929 हो रहा था 10 साल, इसीलिए 27 में कमीशन बिठाए कि यहाँ आके भारतीयों के साथ बातचीत करेगा, 28 में रिपोर्ट देगा, तो हम 29 में एक नया बिल लेके आएंगे। लेकिन हम क्या किए? तो साइमन कमीशन को स्वीकार ही नहीं किए। तो स्वीकार नहीं किए तो वो 10 साल वाला वादा फेल हो गया। तो हमको एक नया एक्ट तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम 1919 में कह चुके हैं कि 10 साल पर एक एक्ट लेके आएंगे। तो साइमन कमीशन को भारतीयों के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना भी एक कारण था इस 1935 के एक्ट का। नहीं तो 1929 में ही एक्ट आ जाता, अगर कमीशन को हम स्वीकार किए होते, उसमें लिखा होता फिर कि हम अगला 10 साल बाद करेंगे, तो 39 में नया एक्ट आता। ऐसे समझना है। अब आइए नेहरू रिपोर्ट में नए अधिनियम का सुझाव। नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू का, उसमें कहा गया कि बहुत दिन हो गए आपके पुराने एक्ट का, आप एक नया एक्ट लेकर के आइए। तो इस चीज को अंग्रेज समझ रहा था कि स्वराजवादी फिर इसको अगर नया नहीं लेके आएंगे एक्ट, तो इसको लेकर के ये फिर जनता में जाएगा, बार बार कहेगा कि देखो 1929 पार हो गया, एक भी एक्ट नया नहीं आया है। तो इससे क्या होगा? जन विद्रोह की भावना भड़क सकती है, उसको जो है नॉर्मलाइज किया जाए। उसके बाद कहता है लॉर्ड इरविन भारतीयों को डोमिनियन स्टेट देने के पक्ष में थे। इरविन और गांधी का जो समझौता था, उसमें एक मुद्दा ये भी था कि डोमिनियन स्टेट दे दिया जाए। डोमिनियन स्टेट का मतलब ये होता है कि आपको सब कुछ करने की स्वतंत्रता हो जाएगी, आपको इंग्लैंड पे निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप एक स्टेट हो गए, राज्य। खाली जो है आपका क्या कहते हैं विदेश, खाली आपका विदेश नीति जो है वो रक्षा और संचार, ये 3 जो है आपका इंग्लैंड तय करेगा। डोमिनियन का मतलब यही है, ठीक है। और अंतिम बात कि बिल कोई भी यहां पास करिएगा तो ये क्राउन के पास एक बार जाएगा साइन होने के लिए। वहां के संसद में चर्चा नहीं होगी आपके बिल का, लेकिन वो बिल क्राउन के पास साइन के लिए जाएगा, तो ये कहलाता है डोमिनियन स्टेट, ठीक ना। इसके अलावा जो निर्णय आपको लेना है वो आप फ्री होके लेंगे, उसमें हस्तक्षेप जो है वो सत्ता नहीं करेगा। तो हमको अंग्रेज हमेशा डोमिनियन स्टेट की बात किया। 1947 का जो एक्ट अभी आप पढ़िएगा, उसमें भी स्वतंत्रता अधिनियम में वो लिखकर यही दिया है कि भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट होंगे। यानी वो हमको स्वतंत्रता तो दिया, लेकिन डोमिनियन स्टेट का ही दर्जा दिया था, जिसको कि आजकल आज भी कई विपक्षी लोग जो है ढूंढाने लगेंगे कि देखो कांग्रेस क्या स्वीकार किया था, डोमिनियन स्टेट स्वीकार किया था, आजादी नहीं स्वीकार किया था। लेकिन जब आप संविधान पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जब 24 जनवरी 1950 को जब अपना संविधान लागू होगा 26 को, तो 24 जनवरी 1950 को ये तय किया गया कि अब अपने देश में 2 प्रकार का संविधान कैसे होगा। क्योंकि 1947 में क्या कहा गया, जब तक आप संविधान नहीं बना लेते हैं
तब तक यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पे आप शासित होंगे। तो 1935 और भारत का संविधान दोनों एक साथ एक देश में दो संविधान कैसे लागू हो गए? तो उसमें हम पहला काम क्या किए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कैंसिल कर दिया कि अब हमारे यहाँ ये लागू नहीं होगा, क्योंकि संविधान सभा को एक धारा सभा का भी दर्जा दिया गया था, पार्लियामेंट का भी दर्जा दिया गया। अब दूसरा, अत्यंत चालाकी के साथ हम लोग यही किए कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को भी कैंसिल किया गया। तो जब उनका एक्ट ही नहीं रहा तो अब डोमिनियन स्टेट क्या रहा? लेकिन अगर ये एक्ट रह जाता तो आज भी इंग्लैंड ये दावा करता कि भाई आपको दिए थे, आप ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, अब हम फिर से ले लेते हैं। समझ गए? लेकिन अब वो दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि हम उसके 1947 के एक्ट को भी कैंसिल कर चुके हैं 24 जनवरी को। इसीलिए वो हमको क्या दिया था, अब इस पे गप नहीं करना है। अब गप ये करना है कि आज हम क्या है। तो आज हम एक सार्वभौम और स्वतंत्र राष्ट्र हैं, ये हम लोग प्रस्तावना में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद तो लॉर्ड इरविन पहले से ये कह रहा था कि डोमिनियन दे दो ना, बाकी आप जरा सोचिए, संचार हमारा वही कंट्रोल करेगा, रक्षा वही करेगा। विदेश नीति में भी वो कहता कि यूक्रेन के साथ तो हम यूक्रेन के साथ होते, कहता रसिया के साथ तो हम रसिया के साथ होते। तो अब ये बताइए फिर हमारा निर्णय कहाँ काम करता है? तो डोमिनियन स्टेट के वो पक्ष में था। इतना के अलावा ये तो हमेशा ध्यान रखना है कि पीपीटी में 2-4 बात लिखा जाता है। इतना के अलावा 1935 के एक्ट में लाने में सबसे बड़ी भूमिका जब आप इतिहास के हिसाब से देखेंगे तो वो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी और उनके बीच बात नहीं बनी तो गांधी वहां से नाराज होकर के चले आए। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जब हुआ तो गांधी बोले कि कांग्रेस को जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां वो सब कुछ लिख कर बैठे हैं, कहते हैं खाली इस पे साइन कर दो और हम कहें कि वार्ता हो गया। तो हम जो बात कह रहे हैं वो मान ही नहीं रहा है वो लोग, उसमें कोई पॉइंट नहीं डालने के लिए तैयार है, तो हम क्या करेंगे गोलमेज सम्मेलन में जाकर। तो अंग्रेजों को इस बात का, क्योंकि गांधी जी जब यहाँ आए थे तो एक स्टेटमेंट दे दिए कि मैं खाली हाथ वापस लौटा। आपको या हमको इस लाइन का इमोशन नहीं आएगा, क्योंकि हम आप स्वतंत्र राष्ट्र में जी हैं। लेकिन जरा 1932 के अपने दादाजी के बारे में सोच के देखिए कि एक गुलाम राष्ट्र का नागरिक को अगर उसका करिश्माई नेता 32 में तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे, अगर ये कहे कि हम खाली हाथ वापस लौटे हैं तो सामने से आवाज आएगी तुरंत कि एक आंदोलन की शुरुआत करें। गांधी को कहने की जरूरत नहीं होगा, सामने से आवाज आ जाएगी कि गांधी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुरंत एक जो है आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। तो अंग्रेजों को मेन डर यही था कि सविनय अवज्ञा के बाद कहीं इससे भी बड़ा एक आंदोलन नहीं खड़ा हो जाए। इसके लिए जो है हम क्या कहते हैं कि भारतीयों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, एक नया एक्ट देते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ें। अब देखते हैं इसका प्रावधान क्या है। लेकिन अगर आप यहां तक पढ़े हैं तो एक प्रश्न देखिए, आज एक क्वेश्चन नहीं दिए। पहला, निम्न कथनों पर विचार करें। ये प्रश्न आपको यूपीएससी जैसा स्टाइल में दे रहे हैं, 2 स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में किसी भी अनुसूची का प्रावधान नहीं था।
इस अधिनियम के पारित होने के पूर्व इस अधिनियम के पारित होने के पूर्व लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक कमेटी की गठन की गई थी। उपरोक्त में से सत्य कथन पहचाने ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, डी ना तो एक ना तो दो। तो पहला जो है यहाँ आप पढ़ चुके हैं कि उसमें 12 अनुसूचियां, 11 सॉरी। तो अनुसूची का प्रावधान नहीं था, ये तो है ही नहीं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, इसका दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक संयुक्त कमेटी का गठन किया गया था, ये हम लोग पढ़े। तो इस तरीका से आप जब पढ़ते हैं तो अपने से भी प्रश्न बनाने का प्रयास करिएगा। अब आइए, गृह सरकार में क्या परिवर्तन हुआ। गृह सरकार का मतलब ध्यान रखना है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और उसके कार्यकारिणी के सदस्य। तो वहां पर क्या चेंज 1935 के एक्ट में किया गया, जरा हम लोग उसको देखेंगे। तो सबसे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद नहीं समाप्त किया गया, उनके परिषद का पद समाप्त कर दिया गया। यानी वो जो 15 आदमी हुआ करते थे जिसमें कि भारतीयों का प्रवेश शुरू हो गया था, उसको जो है ये लोग खत्म कर दिए। ये सबसे पहला था। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को किसी का सलाह का तो जरूरत पड़ेगा, नहीं तो अकेला तो फिर तानाशाही हो जाएगी। तो 6 लोग तक उसके लिए सलाहकार की व्यवस्था की जाएगी। हमेशा ध्यान रखना है जो अभी ये लाइन बता रहे हैं, कभी भी सलाहकार किसी का मत बनिए। सुनिएगा, प्रधानमंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार, राष्ट्रपति का आर्थिक सलाहकार बनता है ना। सलाह मानने के लिए कोई किसी भी संविधान में मजबूर नहीं है, समझ गए। यहां तक कि आप आगे पढ़िएगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर राष्ट्रपति को भी सलाह दे रहा है जो उसका सलाहकारी जुरिस्डिक्शन है, तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट आदेश प्रधानमंत्री को दे देगा कि ये वाला काम करना पड़ेगा, तो प्रधानमंत्री उसको करने के लिए बाध्य है। तो इसीलिए राष्ट्रपति के लिए हम लोग रखे कि भाई आदेश नहीं देना है, सलाह देना है। राष्ट्रपति का मर्जी कि वो आपके सलाह को माने या नहीं। अब बाकियों के लिए क्या कहे कि नहीं, आपको आदेश भी दे सकते हैं कि तुमको ये काम करना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि सलाहकार नहीं बनना है। कोई भी जगह पे बातें नहीं मानेगा आपका आदमी, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो कहेगा तुम ही पूछे। सलाहकार अगर बने, कोई पॉलिसी खराब हुआ तो कहेगा नहीं तुम ही पूछे थे, लेकिन वो मानेगा आपका एक बात में। दूसरा, सलाह देना या नहीं देना भी आपके ही ऊपर निर्भर करता है। आपसे कोई पूछे कि भाई इसके लिए क्या करें, तो आप कह सकते हैं कि आपको जो उचित लगे। सलाह देना भी जरूरी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को
ये अधिकार दिया गया कि भाई राष्ट्रपति अगर सलाह मांगे तो आप देंगे कि नहीं, ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है। तो सलाह देना भी बाध्य नहीं है और उसको मानना भी बाध्य नहीं है। तो यहाँ देखिए सचिव को ताकतवर बना दिया, क्योंकि जब इसके पहले था उसका काउंसिल, तो वहां काउंसिल बहुमत के आधार पर सचिव को बांध सकता था कि भाई 15 में 8 आदमी इस चीज को हाँ कहा है तो आपको इसको हाँ में ही साइन करना है। अब ये 6 लोग सलाहकार हैं, तो उसके सलाह को मानना या ना मानना वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के इच्छा पे निर्भर करेगा। अब देखिए क्या कह रहा है, इन सलाहकारों में आधे सदस्य को कम से कम भारत में 10 वर्ष तक का सेवा का अनुभव। अब सुनिएगा, भारत छोड़े 2 वर्ष से अधिक नहीं हुआ। यही चीज जो है आप लोग को समझाते हैं। कोई अगर 2010 में आईएएस पास कर गया है तो आज वाला परीक्षा का पैटर्न अगर आप उससे पूछने जा रहे हैं तो आप बेवकूफी कर रहे हैं, क्योंकि उसको परीक्षा का पैटर्न छोड़े हुए 10 साल हो गए। जो जुड़ा हुआ है आपके बाद का पीढ़ी, उसके बाद का पीढ़ी कहीं न कहीं कोचिंग में ही जाता है सलाह लेने और जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ हर साल जुड़ा हुआ है, हर साल वो पेपर के पैटर्न को देख रहा है। लेकिन जो 10 में पास किया, आज आप उसको आईएएस समझ करके जा रहे हैं पूछने, तो वो आपको सही सलाह नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो जो किताब बता रहा होगा हो सकता है वो भी आउटडेटेड हो जाए। आज अगर आप क्या कहते हैं हमारे 92 बैच वाले आईएएस से पूछिए कि कौन सा क्वेश्चन बैंक लें, तो वो कहेगा सतीश ब्रदर का ले। हम लोग वही लेके पढ़ते थे। क्यों? तो कुछ था ही नहीं। तो सतीश ब्रदर का किताब आज आप हम भी सलाह देंगे, आप जिंदगी में नहीं उठाइएगा, कारण उसमें आंसर ही नहीं होता, क्योंकि उस समय क्वेश्चन का ही कलेक्शन आ जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। तो हम लोग सतीश ब्रदर सिर्फ इसलिए खरीदते थे कि भाई आईएएस का पेपर तो मिल जाएगा, बाद में अपने से सॉल्व करेंगे। आज क्या देख रहे हैं, चैप्टर वाइज व्याख्यात्मक, तो कौन सतीश ब्रदर खरीदेगा? तो उसी तरह यहाँ भी जो भारत को 2 साल से ज्यादा छोड़ दिया है, तो अब तो 35 आ गया है। पल पल यहाँ की राजनीति बदलेगी, हर पल कोई एक नया। अब जो है क्या देख रहे हैं, तुरंत चुनौती आने जा रहा है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़ देंगे और एक नई पार्टी बना लेंगे। तो यहाँ जो 2 साल से ज्यादा वाला होगा वो क्या सलाह दे पाएगा सरकार को? तो इसीलिए रखा गया कि उनका भारत छोड़े 2 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। अब आइए, इनका कार्यकाल निर्धारित किया गया सलाहकारों का। नॉर्मली सलाहकारों का कार्यकाल निर्धारित नहीं होता है। राष्ट्रपति का सलाहकार राष्ट्रपति के इच्छा मुजब ही होता है, और वो इच्छा मुजब मंत्रिपरिषद के इच्छा पर होता है। तो सलाहकार का कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन यहाँ उसका कार्यकाल निर्धारित किया गया कि आप 5 साल तक जो है राष्ट्रपति को सलाह देंगे, माने वहां सचिव को सलाह देंगे। वायसराय के द्वारा भारतीय मंत्रियों के सलाह से लिए गए कार्यों पर भारत सचिव का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। ये लाइन जरा समझिए। आप पिछले एक्ट में पढ़ चुके हैं कि देश को चलाने के लिए वायसराय को 2 प्रकार का विंग दिया गया है। कार्यकारी विंग, जिसको कारोबारी विंग कहते हैं। एक उसकी परिषद थी, वो 5-6 लोगों वाली, उसके साथ वायसराय कोई निर्णय लेता था। और जब केंद्रीय विधानसभा आ गया 145 सीट वाला, तो उनमें से मंत्री बनाए गए और उन मंत्रियों से भी वायसराय सलाह लेता था। 1919 में तो केंद्र में नहीं किया गया, लेकिन प्रांतों में यह व्यवस्था कर दिया गया था कि विषय 2 होंगे। एक होगा सुरक्षित विषय, इस पर वायसराय इनके सलाह से कानून बनाएगा, प्रांत में किया गया था। और एक है हस्तांतरित विषय, जिस पर वायसराय मंत्रियों के सलाह से काम करेगा। ऐसा 2 प्रकार का।
लेकिन अगर मंत्रियों के सलाह से किए गए काम को वायसराय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को भेजता है, ये नहीं। इस पर तो आप याद करिए 1909 में ही कह दिया गया था कि कार्यकारिणी परिषद अगर सहमत है और तब अगर वायसराय कोई निर्णय लेता है तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अब इस पर होगा, इसका मतलब तब ने इसको कहा कि नहीं होगा। अब 1935 के एक्ट में कहता है कि अगर मंत्री और वायसराय भी सहमत हैं तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का इस पर कोई जो है हस्तक्षेप नहीं होगा। ये था वो लाइन जो आप ये पढ़ रहे हैं कि वायसराय के द्वारा भारतीय मंत्रियों के सलाह से लिए गए कार्यों पर भारत सचिव का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं था। अब भारतीय हाई कमिश्नर ये किस लिए नियुक्त किए गए थे, याद करिए पिछले एक्ट में कि भारत से जो इंग्लैंड पढ़ने जाएगा या वहां जो व्यापार करेगा वो अपनी मतलब एक तरह का एम्बेसी हो गया, ये वो अपनी समस्याओं को भारतीय हाई कमीशन में कहा करेगा। तो उसकी नियुक्ति जो है अब उस हाई कमिश्नर की वायसराय के द्वारा होगी। उल्टा हो गया, होना वहां से चाहिए था, यहां से वायसराय जो है उसको नियुक्त कर रहा है। और भारतीय हाई कमिश्नर का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। अब अगर आपको इस पर एक सवाल बनाया जाए तो देखिए किस प्रकार का बनेगा। निम्न कथनों पर विचार करें। एक मिनट जरा रुकिएगा, ये नहीं, क्योंकि सारा बात 1935 पर ही रखना है। तो 1935 के एक्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इस एक्ट के द्वारा राज्य सचिव के कार्यकारिणी को समाप्त कर दिया गया है। देख लीजिए, सलाहकार नियुक्त किया यानी समाप्त कर दिया गया, बस यही समझना है, वहां भाषा बदलेगा, ठीक ना। दूसरा, इस एक्ट के द्वारा भारतीय हाई कमिश्नर के सभी अधिकार राज्य सचिव को सौंप दिए गए। राज्य सचिव को सौंप दिए गए। हालांकि इस क्लास में तीसरा स्टेटमेंट का मतलब नहीं बनता है। आईएएस के हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां ज्यादा 2 होता है, लेकिन इस बार पहली बार आईएएस के सवाल में 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जोड़ना शुरू किया है, ज्यादा नहीं तो पहले तो वहां केवल 2 ही होता है। इस एक्ट में वायसराय के अधिकारों में वृद्धि की गई।
अब कहेगा उपरोक्त में से सत्य कथन पहचाने। देखिए, सबसे पहले दूसरा स्टेटमेंट गलत है। राज्य सचिव को हाई कमिश्नर का अधिकार कहाँ दिया? हाई कमिश्नर का पोस्ट तो रखा ही, नियुक्ति का अधिकार वायसराय को दिया। तो जैसे ही ए लिखेंगे 1-2, बी लिखेंगे 1-3, सी लिखेंगे केवल 3 और डी लिखेंगे 1-2-3, तो आप बी और सी में आ जाएंगे तुरंत कि दूसरा गलत है। सचिव के कार्यकारिणी को समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल, उसके जगह पे सलाहकार को नियुक्त किया गया। तो पहला अगर सही है और दूसरा गलत है, तब बी के आगे जाना ही नहीं है। देख रहे हैं ना, 2 स्टेटमेंट से जहां आगे दिया वो सबसे इजी होता है, उसमें पकड़ना। तो वायसराय के अधिकारों में वृद्धि की गई। अब ये व्याख्या कर देते हैं कैसे। एक तरफ वायसराय अब अगर मंत्री के साथ सहमत हो गया किसी मुद्दे पे, तो उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया भी अब नहीं रोक सकता है, तो अधिकार बढ़ा है। और दूसरी तरफ हाई कमिश्नर को अब नियुक्त वायसराय करेगा, तो उसके अधिकारों में वृद्धि हुई कि नहीं। तो ये जो है तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो ये आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3। ठीक है। देखिए, ऐसे सवाल में जैसे ही आप समझे कि 2 गलत है, जब ये केवल 3 दे दे तो 2 गलत है, तो अब खाली यही देखना है कि 1 सही है कि, क्योंकि जैसे ही 2 गलत है तो अब बी और सी में कोई एक होगा, तो 3 तो सही है ही, 3 को नहीं पढ़ना है क्योंकि दोनों में 3 है। तो अब खाली 1 सही है तो बी होगा, 1 गलत है तो सी होगा। ऐसे करके स्टेटमेंट को पहचानने का प्रयास करिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जरा बार बार चर्चा नेहरू रिपोर्ट का हो रहा है, इसलिए आपको याद दिलाने के लिए कि नेहरू रिपोर्ट में कौन कौन मेंबर थे, जरा हम उनको एक बार देख लें। मोतीलाल नेहरू के रिपोर्ट में सबसे बड़ा यही था कि उनको चैलेंज दिया गया भारतीयों को, मोतीलाल को नहीं दिया गया, भारतीयों को, कि आप जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं, तो आप में अगर क्षमता हो तो आप एक ऐसा रिपोर्ट पेश करिए, एक ऐसा आप कमीशन के जैसा काम करके दिखाइए जिसको भारत का सब लोग माने। मतलब वो जानकर ये चैलेंज फेंका था कि आप बनाइएगा तो मुस्लिम लीग नहीं मानेगा, मुस्लिम लीग मानेगा तो कांग्रेस नहीं मानेगा, क्योंकि बनाने जा रहे हैं मोतीलाल नेहरू, स्वराजवादी हैं, भले वो कांग्रेस के अंदर हैं। तो क्या पूरा जनता स्वीकार करेगा? अंबेडकर साहब का राष्ट्रीय फलक पर उदय होना शुरू हुआ, तो क्या उनका दलित फेडरेशन इस बात को मानेगा? तो जब नहीं मानेगा तो अंग्रेज सोचा कि तब हम जो है अपनी बात रख देंगे कि भाई साइमन कमीशन का विरोध जो आप कर रहे हैं, तो आपके भी तो रिपोर्ट का विरोध हो रहा है, तो ऐसा कोई काम ही नहीं है जिसका समर्थन और विरोध नहीं हो, इसलिए स्वीकार कर लीजिए। तो उसी चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में ये टोटल 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को शामिल किया गया, क्योंकि वो जो सोच कर फेंका था पासा, तो उसको काउंटर करने के लिए कि मुस्लिम लीग को साथ लेते हैं तब तो नहीं विरोध करेगा, जब उसके मेंबर होंगे तो ये लेकर के ये लोग रिपोर्ट बनाएंगे। जैसे आप जो इस बार का निबंध देखे आईएएस में कि इतिहास रिपीट करता है, पहली बार त्रासदी और दूसरी बार प्रहसन। तो ये देखिए, ये पहली बार हुआ कि अंग्रेज चुनौती दिया हमको बनाने के लिए, ये था त्रासदी, लेकिन वो हिस्ट्री रिपीट हुआ 2013 में, 14 ने 13 में, जब कांग्रेस की सरकार अन्ना हजारे को चैलेंज किया कि तुम एक लोकपाल बना के दिखा दो, अगर तुम सब जगह प्रचार कर रहे हो कि लोकपाल होना चाहिए, तो हम चुनौती देते हैं कि तुम लोकपाल बना के दिखा दो। तो उस समय अन्ना के टीम में किरण बेदी भी थी, अरविंद केजरीवाल भी था,
और योगेंद्र यादव भी था। तो इन सबों ने मिल करके जो बिल बनाया था उस समय और सरकार को कहा कि आ जाओ इस पे बात करने, उसका नाम था जन लोकपाल। तो लोकपाल और जन लोकपाल कहीं भी चर्चा हो तो ध्यान रखिएगा, जन लोकपाल अन्ना जी हमेशा हाथ में लेके घुमा करते थे कि हमने ये बनाया है, चैलेंज किया है, सरकार में दम है तो मेरे साथ बातचीत करो। क्या देख रहे हैं, वो नेहरू रिपोर्ट ही था एक तरह का, जिसमें कांग्रेस रूपी अरविंद केजरीवाल यानी एक विचारधारा और बीजेपी रूपी आज के हिसाब से कहेंगे किरण बेदी, ठीक है ना, एक तटस्थ और तीसरा जोगेंद्र यादव, ये सब मिलकर के उसको जो है बनाया था। तो जन लोकपाल के बिल में कहा गया, हालांकि लोकपाल के बिल में उसको स्वीकार किया गया था कि प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के दायरे में लाया जाएगा। यानी आपको अगर प्रधानमंत्री को मोर को दाना खिलाते हुए प्रॉब्लम लगता है तो लोकपाल में केस करिए जाए। समझ गए, मतलब पीएम भी अगर किसी घोटाले के लिए जिम्मेदार है तो आप जो है लोकपाल में उसकी शिकायत कर सकते हैं। क्योंकि इसके पहले आप लोग जिस चीज को सिनेमा में देख रहे हैं हम लोग उसको नजर से देखें। हर्षद मेहता आप सिनेमा देखकर आनंदित हुए, हम हर्षद मेहता को चेहरा से देखे हैं क्योंकि हमारे समय की घटना है। 35 कार एक साथ निकलता था बम्बई में जब वो कहीं जाता था, तो वो हम फोटो इंडिया टुडे में देखे और आप सिनेमा देख रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में फर्क होगा कि आपके पास मेरा वाला ज्ञान नहीं आएगा, क्योंकि सिनेमा में तो 3 घंटा रोकना है पब्लिक को, तो कुछ मसालेदार चीज भी दिखाया जाएगा, लेकिन जब स्टोरी आएगा इंडिया टुडे में तो उसमें मसाला नहीं होगा, उसको अवेयर लोग ही पढ़ेंगे। अखबार में कोई न्यूज आ जाए तो वो मसालेदार नहीं होगा, क्योंकि उसमें गाना थोड़े बनाना है, पढ़ना है आपको तो पढ़िए, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो ये जो है हर्षद मेहता का कहानी, कि हर्षद मेहता एक कानून को डाइल्यूट करने के लिए ये आरोप जो लगा था कि नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपया उसमें दिया, और वो बैग जो है बेचारा वीआईपी बैग बदनाम हो गया या लोकप्रिय हो गया, वो वीआईपी बैग था, बहुत बड़ा वीआईपी बैग लेके आया था और वो बैग नरसिम्हा राव को दिया। तो नरसिम्हा राव के ऊपर केस चला, पीएम के ऊपर भी केस चला। पीएम को भारत के इतिहास में वही अकेले पीएम हैं जिनको की कोर्ट में पेश होना पड़ा एज ए पीएम, लेकिन उनके लिए उस दिन संविधान में लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं भी हो सकता है, संसद दिल्ली निर्धारित किया है, ध्यान रखिएगा। तो उनके लिए विज्ञान भवन में स्पेशल कोर्ट बैठाया गया सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, और क्या कहा कोर्ट लास्ट में कि बैग दिया है हर्षद मेहता ये सिद्ध होता है, लेकिन नरसिम्हा राव लिया ये सिद्ध नहीं हो सकता है। हम बैग लेके आए हैं ये साबित हुआ है, लेकिन हम इनको दिए कि इनको दिए कि उनको दिए ये कैसे साबित हुआ है। तो कोर्ट क्या कहा कि इसलिए नरसिम्हा राव बरी, हर्षद मेहता को कैद, क्योंकि वो भ्रष्टाचार किया था ये सिद्ध हो गया, लेकिन किसको नोट दिया था ये साबित नहीं हुआ, तो इसलिए नरसिम्हा राव बच गए। इसलिए लोकपाल का होना जरूरी है, माने लोकपाल में पीएम का अंदर उसका होना जरूरी है। दूसरा केस था संसद में पैसा लेकर के प्रश्न पूछने का केस, ठीक है ना। और तीसरा केस जिसमें नरसिम्हा राव जुड़े हुए थे वो केस था सरकार बचाने के लिए घूस दिया गया। नरसिम्हा राव को 4 सांसद कम पड़ रहा था सरकार बचाने के लिए, क्योंकि अम्मा समर्थन वापस ले ली थी। नरसिम्हा राव के पास 227 सीट था, चाहिए उनको 272, और अम्मा समर्थन खींच ली थी अपना 39, उनका सहयोग से चल रहा था, और भी जो पार्टी था इसमें लेकिन उनके सहयोग से चल रहा था। तो अब ये सरकार कैसे बचेगा, क्योंकि अगर ये 39 मिल के 273 हो रहा है तो 39 कम हो गया, तो उस समय फिर यही लालू प्रसाद और मुलायम सिंह यादव उनके सरकार को बचाए थे समर्थन देकर, और इनके समर्थन के बाद भी 4 सीट कम पड़ गया। ये बताएं, माने इन दोनों के पास इतना ही सीट था कि ये जुड़ करके 269 हो रहे, 4 सीट कम पड़ रहा था।
तो उस समय जो अभी हेमंत सोरेन जी हैं मुख्यमंत्री, वो भी वंशवाद के ही प्रतीक हैं। उनके पिताजी की पार्टी थी झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो इनके पास एग्जैक्ट 4 सांसद था, सेट हो गया। और उनके बारे में कहा जाता था उस चारों सांसद को कि ये 4S है, मतलब चारों का नाम स से शुरू होता था। सूरज मंडल, साइमन मरांडी, शिबू सोरेन। तो कहा कि 4S है। तो क्या कहते हैं, ये चारों 1 करोड़ लिए थे कब, 92 वोट देने के लिए, 4 करोड़ का डीलिंग। तो उसमें जब केस गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट इनके पिताजी को जेल में डाल दिया, शिबू सोरेन। कहा कि घूस लिया गया, ये पैसा जो लिया गया लेना साबित हुआ, लेकिन नरसिम्हा दिया था ये साबित नहीं हुआ। वो जब आप लॉ पढ़ेंगे, हम सहमत हैं, आपको हंसी लगेगा, लेकिन जब आप लॉ पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं सही था। क्योंकि कायदा में इमोशन नहीं चलता है, सिद्ध होना चाहिए कि सही में ये हाथ इस हाथ को दिया था। नहीं तब तो फिर आप इमोशन में वो हाथ अगर नहीं ही दिया हो तो आप जो है उसको जेल में डाल देंगे। इसीलिए हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट्स बैट्समैन को मिलता है, बात समझे ना, क्रिकेट में भी। तो नरसिम्हा राव इस दोनों बार जो है किरकिरी होने से बच गया, क्योंकि पीएम अगर जेल चला जाता तो क्या होता। तो अब सुनिएगा उस समय का राजनीतिक स्तर कैसा था। जब 227 सीट नरसिम्हा राव को आया तो उस समय सरकार बनाने के लिए इनको बुलाया गया। तो शपथ तो ले लिए, अब विश्वास मत कैसे हासिल करिए, क्योंकि 227 में कैसे विश्वास मत हासिल हो। अम्मा बार बार शर्त रख रही थी कि राजीव गांधी के जो हत्यारे हैं तमिल, उनके साथ थोड़ा रियायत से पेश अगर आप आइएगा, क्योंकि उनका वोट बैंक तमिल था। भले न मार दिया हो राजीव गांधी को, लेकिन जरा उनके साथ रियायत से पेश आइएगा तो हमारा समर्थन मिलेगा। अब वो नया नया घाव था उस समय, सोनिया गांधी माफ करने को तैयार होगी कि नहीं होगी, तो नरसिम्हा राव जो है निर्णय नहीं ले पा रहा था। तो इसलिए अम्मा बोली कि हम साथ में नहीं। तो देखिए उस समय का विपक्ष, उस समय 161 सीट था बीजेपी के पास। अब बीजेपी अपने माने की कहिए फ्लाइंग मोड में जा रहा है। 89 में 85, वहां से सीधा 161 और 98 में 181। तो क्या कहते हैं उच्च स्तर पर जा रहा है। तो नरसिम्हा राव अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया और कहा कि आप राजनीतिक हालात समझते हैं कि अगर मेरी सरकार गिर गई तो आपके साथ तो अभी कोई नहीं जाएगा, क्योंकि आप अभी उस तरह के हिंदूवादी पार्टी हैं कि अभी सेकुलरिज्म चल रहा है इंडिया में। जो आपको छुआ वो गया, क्योंकि उसको मुस्लिम वोट नहीं देगा उसको। तो आपका सरकार तो नहीं ही बनने जा रहा है। हम जो है अगर नहीं बना पाए तो आप तो नहीं ही बना पाइएगा। तो एक काम करिए, हमको बचाइए, नहीं तो अगला चुनाव फिर होगा तो उससे भी रिजल्ट यही आना है अभी। क्योंकि अभी अभी बाबरी मस्जिद गिरा है, तो आप जो है उस कारण से 161 पे आए हैं, तो फिर वहीं रहिएगा। और हमारा भी अभी न भी राजीव गांधी की मृत्यु हुई है, तो सहानुभूति से हम फिर वही 226-27 पे रहेंगे। तो नया डेवलपमेंट कुछ नहीं होना है, आप हमको समर्थन करिए, विश्वास में। देखिए आपको बताते हैं हमेशा कि जब आप ऐसे द्वंद्व में खड़े हो जाएंगे ना, तो उस समय अगर आपका डिसीजन वाइज नहीं है तो आप थका जाएंगे। आपको अपने निर्णय पे 3-4 साल बाद लगेगा। राजनीति में साल बोला जाता है कि हमसे क्या गलती हुआ। अब अगर बीजेपी कांग्रेस को सपोर्ट कर देता है तो उसका पॉलिटिकल डेथ हो जाएगा, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा विरोध में। आज अगर देख लीजिए गुजरात में ही कि केजरीवाल को सब कह रहा है कि कांग्रेस से तुम जो है गठबंधन कर लो तो हो सकता है सरकार बना लोगे, लेकिन केजरीवाल बीटीपी के साथ गठबंधन कर रहा है, भारत ट्राइबल पार्टी जो है वसावा साहब का। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के साथ अगर वो गठबंधन करेगा तो वो जो अपने पार्टी को नया पहचान देना चाहता है वो भूल मिल जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा। तो आप बताइए कि इस स्थिति में आप क्या करते? आप सरकारें गिरा देते और कुछ नहीं करते, कहते नहीं हम समर्थन नहीं दे सकते। नरसिम्हा राव कहा कि संविधान में लिखा हुआ है
उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 50% से ज्यादा होना चाहिए। तो हम समर्थन भी करेंगे नहीं भी करेंगे, हम 161 आदमी लेके बाहर निकल जाते हैं। पहले हम जम के आपका विरोध करेंगे संसद में, पब्लिक कहेगा कि नहीं भाजपा कट्टर विरोधी है, कांग्रेस का है, और बाद में कहेंगे कि अलोकतांत्रिक सरकार है, हम वोटिंग में भाग नहीं लेंगे। तो जैसे ही हम बाहर निकल जाएंगे तो अब हो गया उपस्थित एवं मतदान करने वालों में 382 सीट। तो अब इसका 50% प्लस 1 मांगेगा, संविधान ये कहता है। विश्वास मत में टोटल का 50% नहीं कहता है। तो ये बाहर निकलना अपने आप में एक समर्थन ही है कि हम सीटों की संख्या घटा देते हैं, उससे आपका 50% पूरा हो जाएगा। अभी 382 में 30% बहुमत हो गया, 227। वाजपेयी जी तब हम अपनी भी बात कर रहे हैं कि हमारे उस समय एकदम बना, हम बिग फॉलोवर वाजपेयी जी हुआ करते थे, नहीं इसके जैसा कोई आदमी नहीं। झटका जाके 99 में लगा, उसके पहले एकदम बिग फॉलोवर की, नहीं बड़ा अच्छा आदमी है। लेकिन आज भी कहेंगे जो पीएम खराब नहीं था, व्यक्तिगत झटका लगा कि 1 करोड़ रोजगार बोल करके वोट लिए, और जब बाद में नौकरी मांगने गए तो बोले स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, लो तुम इस योजना से रोजगार पकड़ो। यही केजरीवाल का 20 लाख का रोजगार है, क्योंकि हम लोग जो है माने एक बार भुगत चुके हैं, तो अब हम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। आप नहीं भुगते हैं तो आप कहेंगे कि वाह 20 लाख रोजगार दे रहा है। तो 1 करोड़ रोजगार का घोषणा करके वो हम लोग को सत्ता में आए। यूपीएससी पूरी तरह से हिंदी मीडियम में होगा, ये उनका लोकसभा में भाषण था। हिंदी मीडियम मतलब आप नहीं विरोधी हो जाइएगा, भारतीय भाषाओं में ही होगा, अंग्रेजी में नहीं होगा, ये कह के वो सत्ता में आए। जब हम लोग मेमोरेंडम लेकर के दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से गए प्रधानमंत्री आवास में, तो फर्क बताते हैं ये है कि वो पीएम मिलने आते थे, डर नहीं लगता था कि जैसे अभी डर लगता है कि क्या कर देंगे। तो हम लोग आराम से बैठ के चाय पिए, कुर्सी पर उनके साथ बैठ के गप किए। तो उनको जब कहा गया कि सर आपने याद दिलाया हम लोग कि आपने कहा था कि भारतीय भाषाओं में होगा, तो अब क्या कहेंगे आप? तो उनका एक लाइन का जवाब था कि तब हम विपक्ष में, तब झटका लगा, ठीक है ना। नहीं तो 92 में तो आदर्श पुरुष हुआ करते थे हर युवा का कि नहीं ये जो है बहुत बेहतरीन आदमी है। बोले तब हम विपक्ष में, अब हम सत्ता में हैं, मतलब नहीं कर सकते। आप देख लीजिए पंजाब में सब क्रांतिकारी कदम हो गया सरकार बनने के बाद। बिजली का फ्री हुआ अभी तक आया है आपके पास न्यूज? आपको लगता है कि पंजाब में बिजली फ्री हो जाए, आपके कान में बिना घुसाए केजरीवाल बाज जाएगा फेसबुक के थ्रू? एक भी दिन आया कि क्रांतिकारी कदम 300 यूनिट बिजली फ्री? वो पंजाब है, दिल्ली जैसा ऐसे सिकुड़ा हुआ नहीं है। समझ गए ना कि आप 300 यूनिट फ्री कर देंगे, कल न कल हो जाएगा। मंथन चल रहा है कि क्या करें, क्योंकि वहां क्या होगा, एक ही आदमी के नाम पर 1 मीटर होगा खेत में, 1 मीटर होगा घर में, वो 600 यूनिट यूज करेगा, कहेगा फ्री। ये दिल्ली है, 1 ही मीटर है एक आदमी के पास। समझ गए ना? जहां 300 से 301 हुआ, टोटल का पैसा ले लेंगे। तो वहां इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप एक छोटा सा कमरा में रह रहे हैं, आप 4 मीटर मांगेंगे, देंगे ही नहीं आपको। वहां ज्वाइंट फैमिली है, समझ गए ना? 8 मीटर ले लेगा एक के घर में, कहेगा कि 2400 यूनिट जलाते हैं, लो 300 फ्री। समझ गए? और उसके बाद आप मुंह देखते रह जाएंगे क्या है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो समझाते हैं ना कि वो लाल किला चढ़ के भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है, जो हमेशा आप लोग को समझाते हैं कि कभी भी कोई निर्णय फॉल्स में अगर आप लिए, उसके गहराई में बिना गए, तो आपका हालत केजरीवाल वाला होगा कि आप फंस जाएंगे। अब जरा देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, वाजपेयी जी एकदम जोरदार तरीके से 1.5 दिन हम लोगों का बिगड़ा था। हम लोग हॉस्टल में एकदम टीवी पे चिपक गए भाषण सुनने का। अब जब भाषण आया तो लगा कि नरसिम्हा राव का सरकार गिर गया। अगला दिन भी लगा कि ये तो एकदम अब डूब ही जाएगा। इतना भयंकर प्रहार किए वाजपेयी जी कि हम लोग खुश हो गए। अंत में कहते हैं ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार अलोकतांत्रिक है, इसलिए हम जो है मतदान में भाग नहीं लेते हैं। 161 आदमी लेकर बाहर निकल गए। नरसिम्हा राव सरकार उस समय बच गया। अब नियम कहता है कि एक बार अगर विश्वास मत हो गया या एक बार अविश्वास प्रस्ताव हो गया,
तो उस सरकार को 6 महीने का जीवन दान मिल गया। अब अगला आप 6 महीने बाद रहेंगे। तब तक बेचारा कर लिया सेटिंग अपना, अम्मा से बात किया, लालू से बात किया, मुलायम से बात किया, सब करके जो है बहुमत बना लिया। और ये जो RLD है, इनके पिताजी, उनका डेथ अभी कोरोना में हो गया, अजीत सिंह का। तो अजीत सिंह एक ऐसे सांसद होते थे जो चुनाव के पहले किसी से गठबंधन नहीं करते थे, वो अकेले जीत कर जाते थे। उसके बाद जिसकी सरकार बनती थी उससे जाके मिल लेते थे कि बताओ कौन सा मंत्रालय दोगे, हम तुम्हारे साथ हैं। अजीत सिंह 2013 तक एक सांसद होते हुए 92 से लगातार रहा वो मंत्री, किसी पर कि वो किसी सरकार के साथ, किसी पार्टी के साथ नहीं होते थे। चुनाव जीतने के बाद जिसकी सरकार उसके साथ होते थे। तो ये कहानी था नरसिम्हा राव का। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें हालत खराब हो गया प्रधानमंत्री का कि आप उसको बुला करके क्वेश्चन कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि लोकपाल में ही लिख दिया जाए। तो अन्ना हजारे के समय जब वो जन लोकपाल लेकर आए तो उसके सामने कांग्रेस लोकपाल बिल लेकर के आए। उस दिन का भाषण, अकेला उस दिन का भाषण जो लालू प्रसाद का था, वो सांसद था वहां इस लोकपाल बिल पर, वो रियल में एक ऐतिहासिक भाषण। वो कहा सबसे पहले कि ये अन्ना हजारे होता कौन है जो हमको गाइड करे। बात सही कहता है, हम आप होते कौन हैं कि सांसद को गाइड करें। उसको चुनकर जनता भेजा है 5 वर्ष में। वो यही बोला लालू कि तुम्हारे कहने पे अगर हम ये पास कर दें और जनता को नहीं पसंद हो, वो हमको न चुना है, अगला साल हमको हरा दे, तो क्या तुम हमको दोबारा भेजोगे संसद में। तो ये सबसे पहला चीज है। यानी अन्ना क्या था, दबाव समूह उसको कहते हैं, प्रेशर ग्रुप। भारतीय राजनीति में प्रेशर ग्रुप कौन है, RSS। मतलब चुनाव नहीं लड़ेगा वैसा संगठन, लेकिन वो किसी न किसी सरकार पे हमेशा दबाव डालने में माने ये सक्षम होगा। अगर कांग्रेस की भी सरकार होगी तो हो सकता है कि मोहन भागवत जी कोई स्टेटमेंट दे दें तो उस पर उनके कैबिनेट में चर्चा होने लगे कि देखो ये जो है ऐसा कहा है, देखना कहीं अगली बार सरकार नहीं गिर जाए। तो दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप राजनीति में वो होता है जो चुनाव नहीं लड़ता है लेकिन सरकार के ऊपर, जैसे अभी जय जोहार करके जो दक्षिण के ट्राइबल आकर के तापी लिंक परियोजना को कैंसिल करवा दिया, तो उस संगठन को आप क्या कहिएगा कि वह एक प्रेशर ग्रुप संगठन है। ठीक है। तो बोला यही लालू यादव कि दबाव समूह के दबाव में आकर के हम बिल नहीं पेश कर सकते। दूसरा कहा कि आप अन्ना जी वो भूख हड़ताल पर थे, उस समय का ये बिल था। कहा कि ऐसे कोई 5 लाख आदमी ले करके आप भूख हड़ताल पे बैठ जाए और आप उसके डर से अगर बिल पे चर्चा करने लगेंगे तो कल देश में एक ये ट्रेडिशन शुरू हो जाएगा जो राकेश टिकैत के रूप में हुआ। दोबारा अच्छा खराब नहीं कह रहे हैं, वो ट्रेडिशन हुआ कि अगर अन्ना 5 लाख को लेकर बैठ के अपनी बात मना सकता है तो हम भी 2 लाख को लेकर के बैठ करके अपनी बात मनवा सकते हैं। अब कोई तीसरा करेगा, चौथा करेगा, तो ये जो है देश में एक नया आप ट्रेंड खड़ा कर रहे हैं। तीसरा कहा कि कोई भी बिल जो आप हड़बड़ी में पास करेंगे, लालू जी कुछ और कहे थे, कहे कि कल रात में हाथ में बिल दिए हो जाते समय संसद से, आज कह रहे हो कि इस पर चर्चा करो, तो हम क्या स्कूल का विद्यार्थी हैं कि होमवर्क करके आएंगे? हम सांसद हैं, मर्जी होगा तो पढ़ेंगे, नहीं होगा तो नहीं पढ़ेंगे। कि तुम रातें में पढ़ने के लिए काहे बात किया, हमको समय दो 5 दिन 7 दिन का, तब हम पढ़ के आएंगे वहां से। तो सही बोला कि बिल को डिस्कशन के पहले टाइम दीजिए। आप देख लीजिए लालू का वो ऐतिहासिक भाषण। यहाँ चूंकि हम आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हम आपको इंडिकेट करेंगे क्यों कृषि कानून का विरोध हुआ। पहला यही विरोध हुआ ना कि आपने चर्चा किया ही नहीं, कृषि कानून पर डिस्कशन नहीं हुआ संसद में। सीधा कहा सरकार कि भाई वोटिंग करा लीजिए, 273 हाँ कहता है तो हाँ, तो भाई आप 300 हैं तो वोटिंग कराइएगा तो आप ही जीतिएगा। तो वहां बुलेटिन का सहारा ले लिया सरकार, लेकिन वहां वोटिंग नहीं कराया, तो ये चर्चा नहीं कराया। तो कहा चर्चा करो। और तब लालू प्रसाद एक लाइन खाली बोला कि प्रधानमंत्री को ये चर्चा का विषय है, लोकपाल के दायरे में नहीं लाना चाहिए, ये हमारा पहला सुझाव है। तो कहा गया कि क्यों नहीं लाना चाहिए। कहा कि एक बात बताइए, एक प्रधानमंत्री जो बाइडेन के साथ परसों कोई ट्रीटी पे साइन करने जा रहा हो
और आप आज लोकपाल पर मैं एक शिकायत कर दीजिए उस पीएम के खिलाफ, और कल पीएम उसको समन जारी कर दे कि जो बाइडेन से साइन करके लौटिएगा तो सबसे पहले हमारे कोर्ट में आप पेश होइएगा। जरा बताइए कि जो बाइडेन उसके साथ समझौता करेगा, उस वक्त कहेगा तुम तो जाते गिरफ्तार होने जा रहे हो, कोई नया आ गया पीएम तो हम उससे करेंगे कि तुमसे करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कोई सोचो, संसद को कहा कि जैसे अगर इस तरह की यात्रा में हो तो उसमें आप केस भी करेंगे तो लोकपाल रुक जाएगा, उस पर कोई डिसीजन नहीं लेगा। या उस वक्त अगर कोई केस हुआ तो उसको जो है आप जाहिर में मत बोलिए, नहीं तो दूसरा राष्ट्र का जो है प्रतिनिधि वो कहेगा अभी आपके साथ साइन नहीं करेंगे। ऐसा रास्ता निकालने की बात कहा, लेकिन लालू यही कहा कि ये नहीं होना चाहिए। तो क्या देख रहे हैं आप कि लोकपाल का होना इसीलिए जरूरी है, जो आपको अभी यहां से ये समझाए 93 वाली बात। चलिए अब देखें तो नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे कांग्रेस से। देख लीजिए, कांग्रेस खिलाफत दल कुछ पता नहीं चलेगा उस समय, ठीक है ना, कारण दल बदल कानून नहीं था। जिसको जहां जाना है जाइए, क्योंकि सरकार बनाने के लिए थोड़े आए हैं, देश आजाद कराने आए हैं। सुभाष चंद्र बोस भी उस समय कांग्रेस से थे। ये प्रश्न कई बार आया है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की जो अपनी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बनी तो बाद में तो यही पूछ देगा कि नेहरू रिपोर्ट के समय सुभाष चंद्र बोस के दल का नाम क्या था, और ए में फॉरवर्ड ब्लॉक जान के दे देगा। आपको याद रखना है वो तो हरिपुरा अधिवेशन के बाद बनेगा, 1937 के बाद बनेगा। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे कांग्रेस। वंशवाद उसी समय बाप बेटा दोनों दो हो गया, 5 में से 2 तो एक को ना फोड़ना है, अगर देखा जाए तो बिल पास हो जाएगा। और 2 मुस्लिम लीग से थे, सर अली इमाम और शोएब कुरैशी। तो ये आप नाम याद rखिएगा, खास करके मुस्लिम लीग वाले ज्यादा पूछेंगे, क्योंकि ये 3 आप हमेशा याद जानते ही हैं। चलिए अब आगे देखें हम लोग, इसके टोटल मेंबरों को देखिए यहां था 5। अब आइए, MS अने, पूरा नाम क्या हुआ, माधव श्रीहरि अने। हर पार्टी को शामिल करेंगे, उसके बाद जाकर के बात बनेगी। ये हिंदू महासभा से। मुकुंद रामाराव जयकर, MR जयकर, ये 2 हिंदू महासभा से थे। GR प्रधान, ये दलित फेडरेशन सभा था, तो उसको हरिजन सभा के नाम से लोग कहा करते थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव थे। सरदार मंगल सिंह, ये सिखों के प्रतिनिधित्व को करने आए थे। तेज बहादुर सप्रू, ये उदारवादी नेता थे, यानी ये लिबरल कांग्रेस में जो थे वो थे। और NM जोशी, नारायण मल्हार जोशी, ये लेबर यूनियन की तरफ से रिप्रेजेंट किए थे। अब अगर आप इसको देखेंगे तो क्या देख रहे हैं, लगभग उस समय के प्रमुख दलों को शामिल किया गया, ताकि जो वो चुनौती दिया था कि सभी को मान्य हो, तो हम ये दिखा दें उसको कम से कम कि देखो रिपोर्ट बनाते समय तो हम हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन लिए थे। कांग्रेस की लोकप्रियता ज्यादा थी तो वो 4 थे। सप्रू भी कांग्रेस ही हुए, उदारवादी थे। उसके बाद मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा को बराबर बराबर जगह दिया गया, और उसके बाद जिनका जितना प्रतिनिधित्व था ये दिया गया। अब सबका फोटो देख लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि यही लोग थे जो कि एक तरह से वो तीनों गोल में सम्मेलन करवा दिए, ना काउंटर अटैक करते मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। तो ये है मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सर अली इमाम, ये माधव श्रीहरि अने, मुकुंद रामाराव जयकर, तेज बहादुर सप्रू, नारायण मल्हार जोशी। फोटोज पूछने होता है, नाम याद कर लीजिएगा, समझ गया ना। ये सब जो है वो उसके लिए है कि जो नहीं कहते हैं कि देखने में अच्छा इसमें जो पड़ेगा, बाकी आपके लिए ये सब नहीं है। फोटो जो है वो काम नहीं है, काम आता है ये वाला मोतीलाल नेहरू, ठीक है। नाम माने ये जो है ये वाला,
कि भाई किस पार्टी से थे, क्या नाम था। चेहरा देखने से परीक्षा में फोटो देख के थोड़े कहेगा 50 कौन नीचे में से, तो ऐसा सवाल नहीं आना है। तो हमेशा ध्यान रखना है, इसमें जो क्वेश्चन आता है अब उसका नेचर समझा देते हैं। मोतीलाल नेहरू बार बार पूछेगा ही, क्योंकि वो अध्यक्ष है। सुभाष चंद्र बोस का हमेशा पार्टी पूछता है, और उसके बाद ये मुस्लिम लीग और ये हिंदू महासभा, ये आपको याद रहना चाहिए कि इससे कौन कौन रिप्रेजेंट किए थे। ये नेहरू रिपोर्ट किया था।